भारत ने मकबूजा कश्मीर में भी मुसलमान दुश्मनी के तहत तहरीक आज़ादी के एक और सिपाही रियाज नाइको को शहीद कर दिया। रियाज नाइको कौन था? हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइको का मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा के इलाके बेगपुरा अवंतीपुरा के एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ था। उनके वालिद असदुल्ला नाइको दर्जी और वालिदा ज़ेबा हाउसवाइफ हैं। रियाज के जो वालिद हैं उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ख्वाब पूरा नहीं कर सके। रियाज नाइको ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ स्कूल्स में 3 साल तक रियाजी के उस्ताद भी रहे और अपने गाँव के बच्चों को मुफ्त तालीम भी देते थे। 2010 में नाजरीन हालात तब्दील हुए। एक फ़र्जी झड़प के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे भी शुरू हुए तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियाज समेत दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। 2 साल उनको बिला जवाब जेल में रखा, बदतरीन तशद्दुद भी किया। इसके बाद रिहा कर दिया। रिहाई के बाद रियाज ने हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार कर ली और रियाज को कश्मीर में आज़ादी की नई तहरीक चलाने वाले शहीद बुरहान वानी का जानशीन कहा जाता था। 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीर में अस्करियत पसंदी और एहतजाज की नई लहर शुरू हुई। रियाज नाइको ने नवंबर 2018 में कतरी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में बताया कि उनके वालिदैन उन्हें आला तालीम के लिए कश्मीर से बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन वो मज़ाहमत की तरफ रागिब थे और जानते थे कि अगर वो पढ़ाई के लिए कहीं चले गए तो ग्राउंड पर काम नहीं कर पाएंगे। रियाज ने बताया कि वो भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उनकी फैमिली को शदीद तकलीफ़ का सामना भी था, जबकि उनके ख़ानदान को हिरासा भी किया जाता था। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके घर पर कई बार हमला भी किया था। उनके भाई, चचा और उनके वालिद को कई बार गिरफ्तार भी किया था और रियाज ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि बेशक उन्होंने मुसल्लह जिद्दोजहद का रास्ता जो है उसका इंतखाब किया, लेकिन वो जंग नहीं, अमन चाहते हैं। उनका कहना था कि भारत ने उन्हें मुज़ाहमत पर मजबूर किया। एक जानिब भारत के अंदर हर शोबे में, हर तबके में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जा रहा है और दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान भारत के खिलाफ हथियार उठा रहा है। ये सूरत हाल मज़ीद कितनी ख़राब हो सकती है और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, इसी पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को आज मैंने प्रोग्राम दी है उनका तारुफ करवाती हूँ और ब्रेक के बाद उनको शामिल गुफ्तगू करूँगी, सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकूंगी। मेरे साथ जो तीनों मेहमान मौजूद है तारुफ करवा देती हूँ। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर साहब वार्म वेलकम। और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी हैं तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से आने के बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तीनों मेहमानों से। नाज़रीन, मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। तीनों मेहमानों को वार्म वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं हारिस नवाज साहब आपसे करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो भारत की हालत है, आपको नहीं लगता कि अरब की वो हालत है जो इस्लाम की आमद से पहले थी? अगर किसी ने वो हालत सिर्फ पढ़ी होगी, जारी बात है हमने देखी तो नहीं है, अगर किसी ने देखनी है तो भारत को देख ले। देखें डॉक्टर फिज़ा, बात यह है कि इस वक्त भारत एक जंगी जुनून में है। ये जो गुजरात का कसाई है नरेंद्र मोदी, ये एक अब इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको मालूम, RS का कमांडर है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, जिसका एक ही नज़रिया है कि मुसलमानों को ख़त्म करें, एंटी मुसलमान है और वो चाहते हैं कि हिंदू स्टेट बन जाए। जो एक पहले इनके सेकुलर का एक नारा था वो भी ख़त्म कर दिया और अब जो एक दो नज़रिए की बात करते थे कायदे-ए-आज़म के विजन की, वो अब सब कहते हैं कि बिल्कुल ठीक था। अब जिस तरीके से इसने मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरीत की है, 370 वोक किया, उसके बाद लॉकडाउन ऐसा किया हुआ कि दुनिया से कट ऑफ किया हुआ है, फिर उसके बाद 370 जो उसके बाद आ गए ये सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें इसने मुसलमानों का रास्ता तंग किया। फिर जिस तरीके से अभी आप दिखा रहे हैं जुल्म बर्बरीत कर रहे हैं नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, किसी को वो नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद इनको ये भी पता है कि हमारी फ़ौज नाहल है, अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है और ये सिर्फ नहते कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। उसका क्या करते हैं, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर करते हैं।
जाके वहाँ पर जो है वो हरासमेंट करते हैं, कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद करते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो कश्मीर में आज़ादी की जंग खड़ी होने वाली है, नज़र भी आ रही है और इसीलिए लॉकडाउन ख़त्म नहीं करेंगे। जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ, जो आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी खड़े होंगे। बुरहान वानी को शहीद किया 2016 में, उसके बाद फिर उन्होंने यासीन इत्तू को शहीद किया 2018 में और अब इन्होंने रियाज नेकू को शहीद किया और फिर एक कर्नल भी अपना मरवाया, एक मेजर भी मरवाया। अब परेशान ये हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया से अपील किया कि आप जंग बंदी कर दें, आप तस्वीर ख़त्म कर दें, लेट फाइट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी जो कि कोरोना वायरस है। और ये कोई बाउंड्रीज रिलीजन को नहीं है, बल्कि ये एक इंसानियत के बारे में। इनकी इंतहाई ज़हनी पस्ती की ये देखेंगे, ये कहते हैं मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, इसी बहाने उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं दे रहे हैं, इलाज नहीं करने दे रहे हैं। तो ये देखें, इस चीज़ को देखते हुए अभी आपके सामने यूनाइटेड नेशन के एक जो इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम के का कमीशन है, उसने कितनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट में खिलाफ की, क्या कुछ इनको बुरा भला कहा है। लेकिन ये ज़हनी पस्ती में इंतहा से ज़्यादा गिरे हुए हरकतों में आ गए हैं कि इनको अब किसी की परवाह नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल को इतनी गिरी हुई हरकतों में आ गए। ब्रिगेडियर साहब ने बड़े एक अहम पॉइंट रेज किया। मैं इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए, मसीहा कहा जाता है डॉक्टर्स को इफ्तिखार साहब। अब भारत में ये हालात हो गए कि मुसलमानों से इतनी नफरत कि भारत में आज डॉक्टर मुसलमान का इलाज करने को तैयार नहीं है। हालांकि जब भी कोई जाता है मरीज किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक पे, तो कभी ये नहीं पूछा जाता ना कि आपका मजहब क्या है, अगर आप मुसलमान है तो आपका इलाज नहीं करूंगा, यानी हद हो गई। और वकील मुसलमान का मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं है, कानून मुसलमानों को तहफ्फुज़ देने को तैयार नहीं। उल्टा आपने देखी होंगी ऐसी फुटेजेस, ऐसी वीडियोस जहां पे खुद पुलिस वाले वर्दी पहनकर मुसलमानों को मार रहे हैं। अब जब खुद वर्दी वाले मारेंगे तो बेचारा मुसलमान इंसाफ किससे मांगेगा। तो सिंपल सवाल ये कि क्या मोदी का शाइनिंग इंडिया यही था जो अब तैयार हो चुका है इफ्तिखार साहब? हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट का तलक है, बड़ा क्लियर है कि वो एक भारतीय तशद्दुद और बर्बरियत का एक नमूना है। हिंदुइज्म अपनी इंतहा पे है, जो सेकुलरिस्ट फोर्सेस थी वो कमज़ोर हो गई हैं। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म दफन हो चुका है और ये जो कुछ हमारे सामने आज है, हमें पता है ऐसा होने वाला है और होगा। क्योंकि जब गुजरात के रॉयट्स के बाद मोदी को दुनिया में बुरा समझा गया और यूएन अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी, तो उसके बाद ये शख्स आगे हो गया, पीछे नहीं गया। इसकी पार्टी को हर आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा नशिस्त नहीं मिली। तो इससे समझ आ रही थी कि वहाँ पे जो हिंदू बुनियाद परस्त हैं वो अवाम में काम कर रहे हैं और उनका वोट बैंक पड़ रहा है। एक तो उनके अंदरूनी मसला ये है। अब है जो जुल्म और बर्बरियत, वो है इंसानी हकूक़ की वायलेशन। अब जितनी भी बातें आप और मैं टेलीविज़न पे बैठ के करते हैं, उसको कौन सुनता है? ये काम तो हमारी उन एम्बेसीज का था दुनिया भर में फैली हुई हैं कि जो फुटेज आप दिखा रहे हो अपने एक मुख्तसर से व्यूअर्स को, वो दुनिया में वहाँ पे हमारे एम्बेसडर के पास हों, वो वहाँ पे लोगों को दिखाएं, प्राइवेट शो करें, वहाँ पे आवाज़ उठाएं। लोग जो डेली डे टू डे ब्रीफिंग है उनको दी जाए, 4-4 लाइनों की ब्रीफिंग ना दी जाए, पूरे वाक़े की ब्रीफिंग दी जाए। हुआ कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ, कहाँ जुल्म हुआ। ये भी आप बात कर रही थी कि डॉक्टर्स ट्रीट नहीं करे मुस्लिम जो पेशेंट्स हैं, किस महल्ले का वाक़या है, किस गांव का है, किस शहर का है, डॉक्टर का नाम क्या है, उसे क्लिनिक का नाम क्या है। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी हमें अपना केस बनाने के लिए। वो वहाँ पर नौजवान तो कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन वो कुर्बानियों को इस वक्त पर दे रहे हैं ना कि हमने जो उनसे वादा किया हुआ है कि हम दुनिया भर में उनका मुकदमा लड़ेंगे, तो वो हमारे में निसार कर रहे हैं ना। और हम अगर दुनिया में उनका मुकदमा लड़ें ना, कभी कभार कोई इजलास हो जाए अपना यूएनओ का या कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का या OIC टाइप चीज़ों का, तो वहाँ पे हमको तकरीर करके घर आके बैठ जाए, ये ऐसा कोई नहीं हो सकता ना। ये तो एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है। इमरान खान साहब जब से आए हैं वजारत उज़्मा की कुर्सी पर, इफ्तिखार साहब आपने भी महसूस किया होगा कि मैं ये नहीं कहती कि 100 में से 100 नंबर हम देंगे उनको, लेकिन उन्होंने कदरे बेहतर इस मुकदमे को एटलीस्ट पेश करने की कोशिश की, एटलीस्ट आवाज़ उठाई और क्लियर आवाज़ उठाई।
लेकिन हम पिछले वज़ीर आज़म को देखें तो उन्होंने इस तरह आवाज़ नहीं उठाई। कश्मीर कमेटी के नाम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कुछ करते रहे चेयरमैनशिप के नाम पर, ये मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ज़्यादा समझते हैं, आप सीनियर हैं। सिर्फ ये बता दें कि हम कर क्या सकते हैं। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हम अभी भी इमदाद पर चलने वाला मुल्क हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम कर क्या सकते हैं आवाज़ उठाने के अलावा, हमारी आवाज़ सुनेगा कौन? हम ये कर सकते हैं जो आप कर रही हैं कि इसका मुकाबला उससे करा दो, उसका मुकाबला उससे करा दो। अब मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो तमाम एम्बेसडर्स को वापस बुला लें, उनकी तनख्वाहें बंद कर दें, उनके पेंशन प्रिविलेजेस बंद कर दें। क्यों उठा रहे हैं हम इतना खर्चा बाहर? अगर वो हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते, आप जो चीज़ मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो क्यों नहीं वहाँ पे बैठ के वहाँ के तलबा को दिखा सकते, वहाँ के टीचर्स को दिखा सकते, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को अपने पर्सनल लेवल पे दिखा सकते? आपकी नशरियात तो दुनिया के हर मुल्क में नहीं देखी जाती, तो ये एम्बेसडर वहाँ पे बैठा क्या कर रहा है? अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि हम गरीब लोग हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बुला लें इन सारों को वापस, ये पैसे बचाएं और ये पैसे किसी और मकसद के लिए खर्च करें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है इफ्तिखार साहब, लेकिन एटलीस्ट हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो कि हमें करना है। अगर कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहा तो हम उसको देखकर अपना किरदार अदा ना करें, ये तो गलत हो जाएगा।